नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करें? इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, आप कहाँ से लेकर के आते हो? किस टाइप के क्वेश्चंस इस सीरीज में हम इंक्लूड करते हैं? तो इस सीरीज में हम 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। देखिए, एक तो सीधा सा कैलकुलेशन ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आपका एसएस सब्जेक्ट है, चाहे आपका साइंस सब्जेक्ट है, चाहे आपका मैथमेटिक्स है, चाहे आपका इंग्लिश है या हिंदी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें 25% कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, 25% उसका कंटेंट कुछ ऐसा होता है कि उससे रिलेटेड 75% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, यानी कि 25% अगर वो सिलेबस कोई भी बच्चा कर लेता है तो 75% स्कोर कर सकता है। ओके, ये कौन से टॉपिक होते हैं? ये 25% जो टॉपिक होते हैं वो टॉपिक होते हैं जो आपके चैप्टर के मेन कंसेप्ट या थीम से रिलेटेड होते हैं। ठीक, यानी कि 25% सिर्फ कंटेंट है, अगर वो कर लें तो 75% 100% श्योर होते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने। अब ये कौन बताएगा कि ये 25% आपके कंटेंट या टॉपिक कौन से होते हैं? तो जो टीचर आपको एनसीईआरटी में से टीच करता है, सिर्फ वही बता सकता है। ये नहीं कि कहीं से ट्यूटर को उठा लिया, उसने बता दिया, किसी हेल्प बुक से उठा लिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो अब हम क्या करें, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यही कंसेप्ट लेके आ रहा हूं। एक तो ये कि आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो थीम होती है, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड होती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में इंक्लूड करते हैं। यानी कि पहले टाइप के क्वेश्चंस ये होते हैं, सबसे ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस कौन से इंक्लूड करते हैं? अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपके एग्जाम में कॉन्टिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी सीट फिक्स होती है, यानी कि हर बार आपके एग्जाम में आना ही आना है। उसके लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लिटिल बिट चेंज होता है, 19-20 का फर्क आ जाता है। ओके, वो आपके क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस कौन से लेके आते हैं? जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, कोई भी चैप्टर है, वो चैप्टर हमें कुछ मैसेज कन्वे करता है। जैसे कि आपका ये चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी से रिलेटेड है। ये जो चैप्टर है, कुछ तो सोच करके आपके सिलेबस में रखा गया हो ना कि हमें बच्चों को ये कंसेप्ट सिखाना है, बच्चे को ये हमें मैसेज देना है। तो उस मैसेज से रिलेटेड जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में रहते हैं। इन 3 टाइप के क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में लेकर के आते हैं और ऑलमोस्ट आपका जो एग्जाम होता है वो इसी में से रहता है। इसीलिए ये सीरीज इस यूट्यूब चैनल की सबसे सक्सेसफुल क्लास 9th की सीरीज है। आज का हमारा चैप्टर कौन सा रहेगा? आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है आपका हिस्ट्री का, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कॉलोनियलिज्म। ओके, इसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी की बात करेंगे, यानी कि जो वनों में रहने वाले लोग हैं, जो फॉरेस्ट पीपल हैं, उनकी हम बात करेंगे, उनके हार्डशिप की बात करेंगे हम कॉलोनियल गवर्नमेंट की। कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने से पहले सिस्टम कुछ अलग था, आने के बाद सिस्टम चेंज हो गया, फॉरेस्ट लॉज आ गए। फॉरेस्ट लॉज आने के साथ साथ फॉरेस्ट को लेकर के पॉलिसीज चेंज हो गई। ओके, उनको जो हम यूटिलाइज करते थे, उनका यूटिलाइज करने के बजाय ओवर यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, और इससे सबसे ज़्यादा जो लोग सफ़र हुए, जिनको तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, जिनको दिक्कतें हुई, वो थे फॉरेस्ट सोसाइटीज़। तो ये दोनों कंसेप्ट है वो इस चैप्टर में क्लियर किए गए कि फॉरेस्ट सोसाइटीज़ है, हाउ दीज पीपल वर अफेक्टेड ड्यूरिंग दैट कॉलोनियल पीरियड, में कैसे अफेक्टेड हुए, एंड व्हाट चेंज दे ब्रोट फॉर द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के लिए क्या क्या चेंज वो लेकर के आए। तो ये कंसेप्ट से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर रहेगा। तो इससे रिलेटेड हम सभी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 1 मार्कर क्वेश्चन, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनकी बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी शॉर्ट, के बाद शॉर्ट, एंड एंड में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में से लगभग सी चीज़ें क्लियर है, यानी कि ऐसा नहीं कि घूमने वाला कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं। कुछ क्लियर से क्वेश्चन है, वही आपके एग्जाम में आते हैं और वही आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, इफ बट किंतु परंतु कोई डाउट नहीं है। तो चलिए लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं आज की इस एपिसोड की, इस वीडियो की। तो हमारा ये 4th चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड, और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 1 मार्कर क्वेश्चन को। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर स्लीपर्स? ये स्लीपर्स क्या होते हैं? आपके चैप्टर में सबसे पहले हम जब चैप्टर को एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे स्लीपर्स की बात की, ये स्लीपर्स क्या होते हैं? सो स्लीपर्स क्या है? वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस द रेलवे ट्रैक टू होल्ड दम इन पोजिशन आर कॉल्ड स्लीपर्स। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक कैसे होता है। ओके, उसके बीच में ऐसे स्लीपर्स यूज किए जाते थे, है नहीं, किए जाते थे।
अब जैसे सीमेंटेड होते हैं ये स्लीपर्स, पहले ऐसे लकड़ी के होते थे, तो उनको इस टाइप से यानी कि दोनों पटरियों को जो ट्रैक्स हैं उनको जोड़ के रखने के लिए कि वो टेढ़े मेढ़े ना हो जाए, उसके लिए ऐसे स्लीपर्स का यूज़ किया जाता था। ये कहलाते थे स्लीपर, यानी कि ये जो वुडन प्लैंक्स थे, वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स टू होल्ड दम इन पोजिशन आर कॉल्ड स्लीपर्स, उनको स्लीपर्स कहा जाता था। क्लियर, समझ में आ गया ना? आप इसका एक डायग्राम छोटा सा बना करके बता सकते हो कि दीज वर नोन एज द स्लीपर्स, क्योंकि अब इनका यूज़ कम ही होता है, लकड़ी का यूज़ नहीं होता। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज में, सेकंड क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डिड ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड डिसपियर। चैप्टर में बात की गई कि इंग्लैंड में ओक के फॉरेस्ट थे वो गायब हो रहे थे, कम होते जा रहे थे। ऐसा क्या हुआ था, कम क्यों हो रहे थे? ठीक, ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग फास्ट बिकॉज ओक वुड वॉज नीडेड टू बिल्ड शिप्स, क्योंकि ओक की जो वुड थी, जो लकड़ी थी, उसका यूज किया जाता शिप बिल्डिंग में, और इसके कारण वहां ओक के वन थे वो एक एक करके काट दिए गए, साफ कर दिए गए। ओके, सो व्हाई डिड द ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड डिसअपियर? ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग फास्ट बिकॉज ओक वुड वाज नीडेड टू बिल्ड शिप्स। शिप्स को बनाने में इनका यूज किया जाता था, इसलिए वो धीरे धीरे इनको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि साफ कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, नेम द प्लांटेशन फॉर विच लार्ज एरियाज ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट वर क्लियर्ड। हमें बताना है कि कौन सी प्लांटेशन थी, किस टाइप की क्रॉप्स थी जिनके लिए बड़े लेवल पर फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर दिया गया, साफ किया गया था। ओके, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन, यानी कि टी, कॉफी और रबर जो क्रॉप है प्लांटेशन क्रॉप कहलाती है, तो इनके लिए बड़े लेवल पर फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया गया था। ठीक, क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप थी और इनसे बड़ा मुनाफा मिलता था किसको, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डाइट्रिस ब्रेंडिस। डाइट्रिस ब्रेंडिस कौन थे ये हमें बताना है। तो डाइट्रिस ब्रेंडिस वाज ए जर्मन एक्सपर्ट। पहली चीज, हु वाज डाइट्रिस ब्रेंडिस? ही वाज ए जर्मन एक्सपर्ट हु वाज इनवाइटेड बाय द ब्रिटिशर्स टू गिव एडवाइस ऑन द मैटर ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कि डाइट्रिस ब्रेंडिस क्या कौन थे? ही वाज ए जर्मन एक्सपर्ट एंड ही वाज इनवाइटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें इन्वाइट किया था। किस लिए इन्वाइट किया था? टू गिव एडवाइस ऑन द मैटर ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट में उनको एडवाइस देने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए उनको इन्वाइट किया गया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी डाइट्रिस ब्रेंडिस है, उन्हीं से ही रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट किए गए थे, कौन से बंदे थे, नाम बताना हमें। तो वो थे डाइट्रिस ब्रेंडिस, उनको बाद में फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट किया गया था, बिकॉज फॉर द ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट वर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स एट दैट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स था फॉरेस्ट, तो उनको भी प्रॉपर तरीके से वो मैनेज करना चाहते थे। इसके लिए डाइट्रिस ब्रेंडिस से जो जर्मन एक्सपर्ट थे उनको इन्वाइट किया गया, और बाद में लेटर ही वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हेन एंड वेयर वाज द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप। हमें बताना है कि ये जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे सेटअप किया गया था, अब भी वहीं पर है जहाँ पे सेटअप किया गया था। सो इट वाज सेटअप एट देहरादून इन उत्तराखंड इन 1906 में देहरादून में इसको सेटअप किया गया था। ओके, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब ये हो गया नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके एग्जाम में 100% रहेगा, वेदर इट इज इन 1 मार्कर में हो सकता है, 3 मार्कर या 5 मार्कर में भी हो सकता है। ओके, व्हाट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। हमसे पूछा गया कि ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होती क्या है। इस चैप्टर में बात की गई, काफ़ी बात की गई, काफ़ी डिस्कस किया गया इस चैप्टर में। अ सिस्टम ऑफ cutting trees controlled by the forest department in which different varieties of the trees are cut and one type of trees are planted। कि scientific forestry क्या है? It is a systematic cutting of the trees, यानी कि trees को काटा तो जाएगा लेकिन कैसे, सिस्टमेटिक तरीके से काटा जाएगा। अ सिस्टम ऑफ कटिंग द ट्रीज कंट्रोल्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करता है कि यहाँ से पेड़ काटने, यहाँ से काटने, उसके बाद यहाँ से काटने, उसके बाद उसकी जगह पे हमें प्लांट भी करने, लेकिन प्लांट कौन से करने, प्लांट करने जो उनके अकॉर्डिंग यूजफुल थे। ओके, सो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या थी? अ सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज कंट्रोल्ड बाय द और अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड इन विच डिफरेंट वराइटीज ऑफ द ट्रीज वर कट डाउन, ये जिसमें अलग अलग वराइटीज थी उनको काटा जाता था, एंड वन टाइप ऑफ ट्रीज
वर प्लांटेड, इसमें एक ही टाइप के पेड़ों को फिर लगाया जाता था, जैसे ओक ट्रीज हो गए या फिर जैसे टीक हो गया, इस टाइप के अलग एक ही वैरायटीज थी, उसको फिर प्लांट किया जाता था। उसे बोलते थे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ओके, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम इस तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं कि फॉरेस्ट को है उसको भी हम डिस्ट्रॉय नहीं करें किसी भी तरीके से, और साथ ही साथ ये कि हमारी नीड भी पूरी होती रहे। अगेन देखिए कि व्हाट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है, अब हमें बता रहा थी नहीं क्या है, अब बताना है। सो अ सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज कंट्रोल्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन विच different varieties of the trees are cut and one type of trees are planted. This is known as the scientific forestry. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ स्वीडन एग्रीकल्चर। स्वीडन एग्रीकल्चर का एक और भी नाम है, वो हमें बताना है कौन सा है, तो वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको आप झूम कल्टीवेशन, झूमिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हो। इसको शिफ्टिंग क्यों बोलते हैं? शिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे घूमना, यानी कि हिंदी में कहें तो जो खेती घूम घूम के की जाती है उसको, उस खेती को हम झूम खेती कहते हैं। ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ ए फार्मिंग फार्मर्स शिफ्ट देयर प्लेस ऑफ फार्मिंग आफ्टर एवरी 3 to 5 years, यानी कि हर 3 से 5 साल के बाद फार्मर क्या करते हैं, जो खेती करते हैं वो अपनी खेती करने की जगह को ही शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करें क्योंकि हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में बात करने वाले हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा 1 मार्कर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, which species of trees were promoted for the building of ships and railways, यानी कि रेलवेज में या फिर जो शिप्स बनाने में किस स्पीसीज, जो पर्टिकुलर टाइप के ट्रीज थे उन प्रजातियों का प्रयोग किया जाता था, तो वो थे टीक एंड साल, यानी कि इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी। ओके, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में भी यही किया गया था कि बाकी जो ट्रीज थे उनको कट किया गया और उसके बाद टीक और साल है उनको प्लांट किया गया था क्योंकि इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू मीन बाय द देवसारी और दांड। देवसारी, दांड और मान, ऐसे 3 वर्ड होते हैं। देवसारी बोल दीजिए, दांड बोल दीजिए या फिर मान बोल दीजिए। ये क्या था? इफ पीपल फ्रॉम बस्तर विलेज वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज, दे हैड टू पे स्मॉल फी। देखिए, बस्तर विलेज में क्या था, बस्तर के जो फॉरेस्ट थे वहां पर क्या था कि अगर एक गांव के लोग थे वो दूसरे गांव के जंगल से अगर कुछ लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते थे तो उनको एक फाइन कह लीजिए, फी कह लीजिए, एक चार्ज कह लीजिए, वो देना पड़ता था। उसे बोलते थे देवसारी, दांड या फिर उसको मान बोला जाता था। ओके, सो इफ पीपल फ्रॉम बस्तर विलेज वांट टू टेक द सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ द अनदर विलेज, दे हैड टू पे स्मॉल अमाउंट। उन्हें एक स्मॉल अमाउंट पे करनी होती थी। दैट वाज नोन एज द देवसारी, दांड और द मान उसे कहा जाता था। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया, व्हाट वाज द स्कोस्ट अर्थ पॉलिसी। ओके, ये स्कोस्ट अर्थ पॉलिसी क्या थी हमें बताना। तो इसका हिंदी में मतलब होता है भस्म करो और भागो। ओके, क्या थी ये? भस्म करो और भागो। अब ये पॉलिसी क्या थी, चलिए इसको देख लेते हैं। द डच फॉलोड ए स्कोस्ट अर्थ पॉलिसी एंड दे डिस्ट्रॉयड sawmills, burnt huge piles of the teak logs so that they wouldn't fall into the hands of enemies। यानी कि उन्होंने क्या किया था, डच ने इस पॉलिसी को फॉलो किया था। डच समझते हो ना, जो नीदरलैंड के लोग थे। जैसे हम किसके कंट्रोल में थे? वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, उनके अंडर में थे ना, हम ब्रिटेन की एक कॉलोनी थे। इन द सेम वे इंडोनेशिया वॉज द कॉलोनी ऑफ द नीदरलैंड, नीदरलैंड की कॉलोनी थी। तो नीदरलैंड के लोग हैं उनको डच बोलते हैं। ठीक, तो डच थे, उन्होंने स्कोस्ट अर्थ पॉलिसी को फॉलो किया था, यानी कि भस्म करो और भागो, इस नीति को फॉलो किया था। उन्होंने क्या किया था कि दे डिस्ट्रॉयड सॉमिल्स, सॉमिल्स होता आरा मशीनें, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, एंड बर्न्ट ह्यूज पाइल्स ऑफ द टीक लोग्स, और जो टीक के लोग्स थे, गट्ठे थे, लकड़ियां थी, उनको आग के हवाले कर दिया था। किस लिए? सो दैट दे वुड नॉट फॉल इनटू द एनिमीज हैंड, ताकि वो जैपनीज, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैपनीज इस तरफ बढ़ रहे थे, उनके हाथ ना लगे। ठीक, क्योंकि उनके हाथ में वो रिसोर्सेज नहीं लगने देना चाहते थे। तो इस वक्त उन्होंने स्कोस्ट अर्थ पॉलिसी को फॉलो किया था कि भस्म करो और भाग जाओ, दुश्मन के हाथ कुछ नहीं लगना चाहिए। ओके, तो ये पॉलिसी थी, हालांकि जो भी रही होगी उस वक्त जस्ट फॉर द कोज ऑफ द वॉर, युद्ध के लिए थी, लेकिन ये फॉरेस्ट के लिए, बाकी फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट सोसाइटीज़ की बात करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल पॉलिसी थी। क्लियर? तो इसकी भी बात की गई है इस चैप्टर में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम द 2 लीडर्स ऑफ द फॉरेस्ट कम्युनिटीज हु रेबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। हमें उन 2 लीडर्स के नाम बताने हैं फॉरेस्ट कम्युनिटीज में से जिन्होंने ब्रिटिशर्स खिलाफ
झंडा बुलंद किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ओके, यानी कि उस वक्त अगर बात की जाए तो ये फॉरेस्ट कम्युनिटीज से लीडर आते थे और जिन्होंने अंग्रेजों के सामने डट करके खड़े हो गए थे, उन लीडर्स के नाम बताने। तो उसमें फर्स्ट रहेंगे बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। बिरसा मुंडा का आज भी जो नाम है बड़ी सम्मान के साथ लिया जाता है झारखंड में, बिहार में। सो फर्स्ट वन इज द बिरसा मुंडा ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू एंड सेकंड वन इज द अलूरी सीताराम राजू। एक ही पर्सन का नाम है ये, अलूरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुंडेम हिल इलाका है, वहाँ से ये थे। तो ये 2 पर्सन थे जो ब्रिटिशर्स के सामने खड़े हो गए थे, हु रेबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश, विद्रोह कर दिया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, हु वाज द गुंडाधुर। गुंडाधुर कौन थे ये हमें बताना है। सो गुंडाधुर फ्रॉम द विलेज नेथानार, एक गांव है, उससे बिलोंग करते थे बस्तर में, एंड वॉज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब रेबेल किया गया था, मूवमेंट लॉन्च किया गया था, उसमें इंपॉर्टेंट पर्सन गुंडाधुर भी थे। यानी कि जो फॉरेस्ट सोसाइटी थे उनसे ये बिलोंग करते थे। इन्होंने भी एक तरीके से विद्रोह कर दिया कि नहीं भाई आपकी नहीं चलेगी, यहाँ पे हमारा राज था, हमारी चलेगी। तो उनमें से गुंडाधुर थे। सो गुंडाधुर वॉज ए रेबल एंड ही वॉज द लीडर ऑफ द फॉरेस्ट सोसाइटीज़ के, उनके लीडर थे, हु रेबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने रेबेल कर दिया था, या फिर हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फॉरेस्ट लॉज का, जिन्होंने विरोध किया था, उनमें से गुंडाधुर थे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ये 1 मार्कर में, वेयर इज बस्तर लोकेटेड। हमें बताना है कि ये बस्तर एग्जैक्टली है कहाँ। ओके, सो बस्तर इज लोकेटेड इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ इस टाइप से है। ओके, इस टाइप से छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ का ये जो साउथ वाला पार्ट रह जाता है, ये साउथ का टोटल पार्ट है, ये बस्तर है। हालांकि अर्लियर देयर वाज द सिंगल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे होता था पूरे बस्तर इलाके में, हालांकि अब उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए। तो ये पूरा इलाका है वो बस्तर का इलाका, यानी कि साउदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आ जाता है। क्लियर। सो बस्तर इज लोकेटेड इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच रिवर फ्लोज थ्रू द बस्तर रीजन। जो बस्तर इलाका है उससे होकर के कौन सी नदी बहती है, तो वो रिवर का नाम रहेगा इंद्रावती रिवर। ओके, इंद्रावती रिवर है वो बस्तर रीजन की मेन रिवर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है, नेम द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कॉलोनियल पावर कौन सी थी। जैसे हम इंडिया की बात करें कि विच वन वॉज द कॉलोनियल पावर इन इंडिया, तो इंडिया में ब्रिटिशर्स थे। ऐसे इंडोनेशिया में कौन थे, तो इंडोनेशिया में डच थे, जो कि नीदरलैंड के लोग थे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वर क्लंगा ऑफ जावा। जावा के क्लंगा कौन थे ये हमें बताना है। ओके, सो क्लंगाज वर द स्किल्ड फॉरेस्ट कटर एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर ऑफ जावा। ओके, कौन थे क्लंगा, स्किल्ड फॉरेस्ट कटर एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर ऑफ जावा वर नोन एज द क्लंगा। यानी कि वहाँ के स्किल्ड फॉरेस्ट कटर थे, बड़े अच्छे तरीके से फॉरेस्ट को काटते थे। शिफ्टिंग कल्टिवेटर थे, यानी कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या करते थे, उनको क्लंगा के नाम से जाना जाता है। यानी कि दिस वॉज ए कम्युनिटी ऑफ दैट प्लेस। जावा की एक कम्युनिटी थी और किस टाइप की उनके पास स्किल थी, दे वर स्किल्ड फॉरेस्ट कटर थे एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर थे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हु वॉज सामिन। सामिन कौन था, ही वॉज फ्रॉम द रेंडू ब्लाटुंग, एक विलेज है, दैट इज द रंडू ब्लाटुंग विलेज है, कहाँ का, जावा का है, तो वहाँ से था। ही वॉज फ्रॉम द रंडू ब्लाटुंग विलेज ऑफ जावा हु बिगेन क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। जिसने सबसे पहले क्वेश्चन उठाया था, आप कौन। ओके, किससे पूछा था, डच से पूछा था। उन्होंने कहा कि ये जंगल हमारे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कौन, जंगल तो हमारे हैं। ओके, पहली बार उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था कि आपके कैसे हो गए। ओके, तो ही वॉज फ्रॉम द रंडू ब्लाटुंग विलेज ऑफ जावा, या सिंपल लैंग्वेज में लिख सकती है कि हु वॉज सामिन। सामिन वॉज इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द फॉरेस्ट सोसाइटी ऑफ द जावा। जावा की जो फॉरेस्ट सोसाइटी थी उसमें से एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, एंड ही वॉज द फर्स्ट हु बिगिन क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट, जिसने सबसे पहले शुरुआत की थी, आप कौन, जंगल हमारे हैं। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि 1 मार्कर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। व्हेन वॉज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप। हमें बताना है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो कब सेटअप की गई थी। ओके, जैसे इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होते ना, IPS, IS, IFS भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, वो कब सेटअप की गई थी। इट वॉज सेटअप इन 1864 में सेटअप कर ली गई थी, बहुत पहले। उसके बाद 20th क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्कर क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ मधुका इंडिका। मधुका इंडिका का लोकल इंडियन नेम क्या है,
तो लोकल नेम रहेगा महुआ। ओके, महुआ को ही मधुका इंडिका कहा जाता है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्मार्कर क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से रहेंगे, जो आपके एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहे। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड सेगमेंट। जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। इसमें दिए गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है ये हमें बताना है। एंड हाउ डिड कल्टीवेशन एक्सपेंड रैपिडली ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और दूसरा हमें बताना है कि कॉलोनियल पीरियड में खेती को खूब बढ़ावा दिया गया था। ओके, ऐसा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्लियर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। द डिसअपीयरेंस ऑफ द फॉरेस्ट इज रेफर्ड एज द डिफोरेस्टेशन। डिसअपीयरेंस मतलब गायब होना, या फिर द कटिंग ऑफ द ट्रीज इज नोन एज द डिफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटना डिफोरेस्टेशन कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं अवनीकरण, यानी कि वन गायब होते जा रहे हैं, वनों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो वो क्या है, वो डिफोरेस्टेशन है। सो द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज रेफर्ड एज द डिफोरेस्टेशन। पहला हमें आंसर मिल गया। सेकंड पार्ट पूछा गया कि कल्टीवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन द फॉलोइंग वेज, कि कल्टीवेशन कैसे फैला था, कैसे उन्होंने इसको एक्सपेंड किया था। तो कई तरीके उन्होंने अपनाए थे। फर्स्ट था द ब्रिटिशर्स इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स लाइक सुगर, वीट, जूट एंड कॉटन। पहला कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। इनकी पहला तरीका तो ये अपनाया था जैसे कि सुगर, वीट, जूट एंड कॉटन, जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा थी, उसके लिए उन्होंने इंक्रीज किया फार्मर्स को। सेकंड, लार्ज एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट कंसिडर्ड टू बी वाइल्डरनेस वाज ब्रोट अंडर द कल्टीवेशन। इसके अलावा लार्ज एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट विच वाज कंसिडर्ड एज ए अनप्रोडक्टिव, जिसको वो अनप्रोडक्टिव मानते थे कि भाई ये बेकार का है, उनसे कौन सा टैक्स उन्हें मिल रहा है, उसको क्या किया गया, दे कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि फॉरेस्ट एरियाज वर कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। इससे भी एग्रीकल्चर को एक्सपेंशन मिला, बढ़ावा मिला ना, खेती हो गई, जमीन ज़्यादा होगी। थर्ड था लार्ज एरियाज ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर टू मेक द वे फॉर द टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन। तीसरा तरीका क्या अपनाया कि बड़े एरिया के जो फॉरेस्ट थे उसको क्लियर करके उन्होंने टी, कॉफी और रबर प्लांटेशन है इसको इंक्रीज किया। तो यानी 3 तरीके अपनाए। फर्स्ट था कि ब्रिटिशर्स इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स लाइक दैट ऑफ सुगर, वीट, जूट एंड कॉटन, उसको बढ़ावा दिया। सेकंड, द फॉरेस्ट वर क्लियर टू क्लियर, किसके लिए क्लियर किया गया, टू इंक्रीज द एरिया अंडर द एग्रीकल्चर, यानी कि जो बड़ा एरिया था उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, एग्रीकल्चर एरिया में कन्वर्ट कर दिया। किस एरिया को, जिसको वो अनप्रोडक्टिव मानते थे कि बेकार का है, यहाँ से हमें कोई इनकम नहीं हो रही। तीसरा उन्होंने क्या किया कि लार्ज एरियाज ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर टू मेक द वे फॉर द टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन के लिए एरिया को साफ कर दिया गया था। तो ये 3 तरीके थे जिससे उन्होंने एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया, लेकिन किया क्या गया, फॉरेस्ट साफ कर दिए गए थे, यानी कि डिफोरेस्टेशन है उसकी कॉस्ट के ऊपर ये सब कुछ किया गया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाई डिड यूरोपियंस कंसिडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन एज हार्मफुल। हमें यहाँ पे बताना है कि जो यूरोपियंस थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हार्मफुल मानते थे, ऐसा क्यों था। ओके, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें समझ लेना है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। जैसे हमने 1 मार्कर में बात की थी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हिंदी में बोलते हैं झूम खेती, झूम खेती, घुमंतु कृषि बोल देते हैं। जो खेती घूम घूम के की जाती है ना उसको बोलते हैं झूम खेती। अब इसमें क्या होता है, सिंपल से तरीके से देखें, इसमें क्या होता है कि फार्मर्स जो होते हैं वो जनरली दे शिफ्ट देयर प्लेस ऑफ फार्मिंग आफ्टर एवरी 3 to 5 ईयर्स। ओके, हर 3 से 5 साल के बाद वो क्या करते हैं, अपनी खेती वाली जमीन को वो शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ खेती करें, अगली बार यहाँ करेंगे, अगली बार यहाँ करेंगे, अगली बार यहाँ करेंगे। इसमें वो क्या करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण ये है कि बिकॉज दे आर डूइंग देयर फार्मिंग इन ए ट्रेडिशनल वे, वो ट्रेडिशनल वे से खेती करते हैं, यानी कि उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स या मशीनरी टूल्स वगैरह का कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो लैंड क्या होती है, वो लेस फर्टाइल हो जाती है 3 to 5 ईयर्स के बाद। उसके बाद क्या करते हैं, दे शिफ्ट टू नेक्स्ट प्लेस पे जाते हैं, देन दे क्लियर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, एंड बर्न दैट वन, उसको आग लगा लेते हैं। ओके, इसीलिए इसको स्लेश एंड बर्न फार्मिंग बोलते हैं, यानी कि काटना और जलाना। ओके, उसके बाद वो खेती करते हैं, फिर नई जगह ऐसे घूमते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब हमसे पूछा गया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ये जो अंग्रेज थे, यूरोपियंस थे, वो इसको अच्छा नहीं मानते थे, कहते कि नहीं भाई नहीं करनी ये। अब क्यों नहीं करनी ये हमें बताना है, ऐसा क्यों कर रहे थे। दे रिगार्डेड शिफ्टिंग कल्टीवेशन हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। पहली चीज़ कि उनको लगता था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है दैट इज़ हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट, ये कि फॉरेस्ट के लिए हार्मफुल है। जैसा हमने समझा एक्चुअली में हार्मफुल है ना, क्योंकि उसमें वो जो एग्रीकल्चर पैच है वो कैसे क्लियर करते थे,
वो फॉरेस्ट को काट करके क्लियर करते थे। ओके, सेकंड दे फेल्ट दैट द लैंड विच वाज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। यानी कि दूसरी चीज वो ये समझते थे कि द लैंड विच वॉज अंडर द शिफ्टिंग कल्टीवेशन कुड नॉट बी यूज टू ग्रो द ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। यानी कि जो जहां पर वो खेती की जाती थी उस जगह पे पेड़ नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया, जला दिया, पेड़ लगाते तब तक वो घूम के दोबारा आ जाते। ओके, सो पहला था कि दे रिगार्डेड शिफ्टिंग कल्टीवेशन हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट, एंड सेकंड दे आल्सो फेल्ट दैट द लैंड विच वाज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो द ट्रीज फॉर द रेलवे टिम्बर के लिए वहां पे पेड़ नहीं लगा सकते, क्योंकि उनमें तो टाइम लगता है, वो लगाए नहीं जा सकते। उनको लगता था कि ये सिस्टम तो गड़बड़ है, इसको रोका जाए। थर्ड था व्हेन ए फॉरेस्ट वाज बर्न्ड देयर वॉज एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूबल टिम्बर। कि दूसरा ये था कि टू क्लियर द पैच फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जब वो क्लियर करते थे, द फॉरेस्ट वॉज बर्न्ड, आग लगाते थे वो। ओके, एंड इन दिस प्रोसेस देयर वॉज द एडेड डेंजर ऑफ फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग द वैल्यूबल टिम्बर, कि उसमें एक खतरा होता था कि पूरे जंगल में आग लग सकती थी, तो इसलिए भी वो इसके अगेंस्ट थे, बिकॉज उनको लगता था कि इससे भी लॉस होता है फॉरेस्ट को, टिम्बर को। एंड फोर्थ वन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज आल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट द टैक्सेस। इसके लिए उनको टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट करने में इश्यूज होते थे, बिकॉज दे कुडंट कैलकुलेट द टैक्सेस, वो टैक्सेस नहीं ले सकते थे, और जिस चीज़ से उनको इनकम नहीं होती थी उनके लिए वो सारी चीज़ बेकार की थी। क्लियर? सो देयरफॉर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करने उन्होंने डिसाइड किया। क्लियर? इसके साथ साथ इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कुछ समझदार लोग ये भी कहते थे कि इट वाज नॉट द इन्वायरमेंट फ्रेंडली टाइप ऑफ ए फार्मिंग। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होती कि भाई पेड़ों को जलाया जाता है, काटा जाता है। ओके, इसलिए भी उन्होंने बैन लगाने की सोची, तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 3 मार्कर में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, वो है डिस्क्राइब द डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वो हमें बताना कि क्या थी ऐसी चीज़। ओके, ऊपर भी हमने इसको समझा है कि इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रीज वर कट डाउन। साइंटिफिक फॉरेस्ट में क्या होता था कि नेचुरल फॉरेस्ट जो होते थे विच हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रीज वर कट डाउन, जहाँ पे अलग अलग पेड़ होते थे, इधर एक अलग वैरायटीज है, थोड़ी दूर पे अलग वैरायटीज है, उनको कट किया जाता था। इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज विच इज कॉल्ड प्लांटेशन। और इसमें क्या किया जाता था कि उनकी जगह पर उन पेड़ों को लगाया जाता था जो उनको रिक्वायरमेंट होती थी, कि इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज विच वर नोन एज द प्लांटेशन, जिसको प्लांटेशन कहा जाता था। यानी कि जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स थे उनको कट कर दिया जाता था और उनकी जगह एक ही टाइप के पेड़ों को लगाया जाता था स्ट्रेट रोज में, प्लांटेशन उसको कहा जाता था। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट, और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फॉरेस्ट का प्रॉपर सर्वे किया था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में, एंड एस्टिमेटेड द एरिया एस्टिमेट किया था कि कितना है, एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए वर्किंग प्लान्स बनाए थे कि हमें कितना कट करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है, लाइक दैट। दे साइंटिफिकली प्लान्ड हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरियाज टू कट एवरी ईयर एंड द एरियाज कट वन देन टू बी रिप्लांटेड, और जिस एरिया को कट किया जाता था उसको कैसे रिप्लांट करना है। सो एवरीथिंग दैट वाज द प्लान्ड, और इसे ही कहते थे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। इसको आप डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बोलिए या फिर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बोलिए। ओके, तो समझ में आ गया ना ये क्या चीज़ थी कि इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की अगर बात करें तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में नेचुरल जो फॉरेस्ट है विच हैड द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट्स जिसमें होते थे वर कट डाउन, उनको कट किया जाता था। इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज, उनकी जगह पर स्ट्रेट रोज में एक ही टाइप के प्लांट्स को लगाया जाता था, दैट इज नॉन एज द प्लांटेशन जिसको कहा जाता है। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट, एस्टिमेटेड द एरियाज एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और इसके साथ साथ उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की थी कि कैसे हमें यूटिलाइज करना है। दे साइंटिफिकली प्लान्ड हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरियाज टू कट डाउन एवरी ईयर, कितना कट करना है हर साल, एंड एरियाज कट वन देन टू बी रीप्लांटेड, और जहाँ पे कट किया जाता है वहाँ पे पेड़ दोबारा लगाने होते थे। सो दिस प्रोसीजर, दिस मैनेजमेंट वर नोन एज द डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, इसको कहा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ क्वेश्चन। जस्ट ए मिनट, एक मिनट, जस्ट ब्रेक हो गया यहाँ पे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, नेम द 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट एज मेंशन इन द एक्ट ऑफ 1878। 1878 के एक्ट में
3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। द फॉरेस्ट वर डिवाइडेड और क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। हमें उन 3 कैटेगरीज के नाम बताने। ओके, पहली बार फॉरेस्ट लॉज आए थे और उन लॉज में अलग अलग वे उन्होंने फाइंड आउट किए थे कि किस तरीके से फॉरेस्ट को हमें यूटिलाइज करना है, कंजर्व करना है, मैनेज करना है। तो उसमें से 1878 में जो फॉरेस्ट एक्ट आए थे उसमें उन्होंने पूरे फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था। हमें बताना है वो कौन से थे। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट जो कैटेगरी थी दैट वाज द रिजर्व फॉरेस्ट थे, फर्स्ट कैटेगरी। एंड द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड द रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि सबसे अच्छे क्वालिटी के जो फॉरेस्ट थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट कहा गया था। द बेस्ट वन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ओके, उनको रिजर्व फॉरेस्ट कहा गया था। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट, विलेजर्स वर नॉट अलाउड टू एंटर इन दीज विलेज। उनको परमिशन नहीं थी कि वो यहाँ पर एंट्री करें, ना तो अपने पशुओं के साथ आ सकते थे, ना वुड कलेक्ट कर सकते थे किसी भी पर्पज से। ठीक, उसके बाद सेकेंड टाइप के फॉरेस्ट थे, क्लासिफाइड वर एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के तौर पे उनको क्लासिफाई किया गया था। दे वर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द विलेजर्स, ये भी विलेजर्स से प्रोटेक्टेड थे, बट दे कुड कलेक्ट वुड फ्रॉम द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। लेकिन जो विलेजर्स जो थे, जो गांव में रहते थे, वनों में रहते थे, फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, उनको लकड़ी इकट्ठा करने की वहां से परमिशन थी। थर्ड थे विलेज फॉरेस्ट, जिनको कहा जाता था। दे वर लोकेटेड नियर द विलेजेस, जो विलेजेस के आसपास होते थे, गांव के आसपास के बाहर की जो जगह थी वहां पे ये होते थे। एंड कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय द विलेजर्स, विलेजर्स इनको यूज कर सकते थे बट नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पज, यानी कि बेच दे अपने घर के यूज के लिए। ओके, सो 1878 फॉरेस्ट एक्ट है दैट क्लासिफाइड द फॉरेस्ट इनटू द 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट थी रिजर्व फॉरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन थे। सेकंड थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कैन बी यूज्ड विद द परमिशन, परमिशन के साथ इनको यूटिलाइज किया जा सकता था। और थर्ड थे विलेज फॉरेस्ट, ये कहाँ होते थे? दीज वर लोकेटेड नियर द विलेजेस के आसपास थे एंड कुड बी एक्सप्लोइटेड बाय द विलेजेस, इनको यूज कर सकते थे बट नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पज। ओके, तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो हमारा थर्ड सेगमेंट है। उसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन। तो यहाँ से इस चैप्टर में से 3 5 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन एनी 5 वेज इन विच द लीव्स ऑफ विलेजर्स वर अफेक्टेड बाय द फॉरेस्ट एक्ट्स। ओके, हमें बताना है कि 5 तरीके जिनसे जो विलेजर्स थे, कहाँ वाले विलेजर्स की बात करें हम, जो फॉरेस्ट सोसाइटीज थी उनकी बात करें, वो फॉरेस्ट एक्ट से अफेक्ट हुए थे, कैसे उनके ऊपर असर पड़ा था। ओके, फर्स्ट, नाउ द विलेजर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर कस्टमरी प्रैक्टिस लाइक हंटिंग, कटिंग, ग्रेजिंग देयर कैटल एंड कलेक्टिंग फ्रूट्स एटसेट्रा। पहले तो ये था कि फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद क्या हुआ, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, इस टाइप से क्लासिफाई कर दिया। अब जो रिजर्व वाले थे उसमें तो एंट्री बैन कर दी। अब इससे गांव वालों के ऊपर क्या असर पड़ा, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। क्लियर? तो इसमें पहला असर क्या पड़ा कि नाउ द विलेजेस वर नॉट अलाउड और वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर कस्टमरी प्रैक्टिस, जो उनके दादे परदादे करते आ रहे थे, ऐसे सारे काम से रोक दिया गया, सच एज हंटिंग, cutting, grazing their cattle and collecting fruits etc. They were not permitted. उनको परमिशन नहीं दी गई थी। ओके, सेकेंड, वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट वॉज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर। सेकेंड जो मेजर इम्पैक्ट था कि देयर वॉज द बैन ऑन द शिफ्टिंग कल्टिवेशन और द स्वीडन एग्रीकल्चर जिसको बोलते थे, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। इट मीन्स दैट द मेन जो टाइप ऑफ फार्मिंग थी जिसमें वो इन्वॉल्व होते थे वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन थी। एंड These forest acts completely banned the shifting cultivation, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया। So this also affected their lives, इससे भी उनकी जीवन ताना बाना सारा बिगड़ गया। उसके बाद थर्ड जो वे था जिससे वो उनकी लाइफ अफेक्ट हुई थी, पीपल वर नाउ फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब और कोई ऑप्शन ही नहीं था, लकड़ी तो चाहिए थी ना उनके पास कौन सा गैस सिलेंडर था, लकड़ी चाहिए थी। उसके लिए क्या किया, वो फॉरेस्ट में घुस जाते थे चोरी करने के लिए। इफ दे वर कोट, अगर वो लकड़ी चुराते हुए पकड़े जाते, क्या होता, दे वर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड, वो फॉरेस्ट गार्ड की मर्सी के ऊपर डिपेंड करते थे। एंड हु वुड टेक ब्राइब्स फ्रॉम दम, और वो उनसे रिश्वत लेते थे, उनको डराते थे, धमकाते थे, पैसा भी लेते थे। यानी कि इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एक्सप्लोटेशन, यानी कि जो फॉरेस्ट लोग थे उनका शोषण होता था, उन्हीं के जंगल और उन्हीं को ही तंग किया जा रहा था। फोर्थ था, वेमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड्स वर स्पेशली वरीड, और इसके साथ साथ विमेन जिनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द वुड
फायरवुड वो कलेक्ट किया करते थे ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई कि फायरवुड कहाँ से लेके आए। इसके साथ साथ it was common for police constable and forest guard to harass the people by demanding free food from them। इसके साथ साथ जो पुलिस थी, कॉन्स्टेबल्स थे, फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह होते थे, वो इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग तंग करते थे एंड समटाइम्स दे यूज टू डिमांड द फूड फ्रॉम दम, फ्री फूड वगैरह लेते थे, यानी कि पूरी तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनको तंग शोषण किया जाता था। ओके, तो इस तरीके से उनकी पूरी लाइफ थी वो चेंज हो गई थी ड्यू टू द फॉरेस्ट लॉज। समझ में आ गया ना, सिंपल से तरीके से लिखना है कि दे वर डिफ्राइड फ्रॉम देयर कस्टमरी प्रैक्टिसेस, जैसे हंटिंग हो गया या फिर गैदरिंग हो गया, इस टाइप की चीज़ों से उनको रोक दिया गया। सेकंड आप बताओगे कि उसमें दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द फॉरेस्ट एरियाज में वो अलाउ ही नहीं किया गया था। तीसरा बताओगे दे वर फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनको फिर मजबूरी में चोरी करनी पड़ती थी। इफ़ दे वर कोट, अगर पकड़े जाते थे, दे वर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड की मर्सी के ऊपर डिपेंड करते हैं। समटाइम्स दे हैड टू पे द ब्राइब ऑल्सो, उनको रिश्वत भी देनी पड़ती थी। वीमेन फेस्ड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज बिकॉज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वीमेन वॉज टू कलेक्ट द फायरवुड, वही कलेक्ट करती थी, उनकी लाइफ तंग हो गई। इसके साथ साथ नाउ इट बिकम वेरी कॉमन for the police constable and the forest guard to harass the people on the name of the forest laws and they used to demand the free food from them, उनसे फ्री में खाना वगैरह मंगाया जाता है। इसके बाद छठा सिक्स्थ भी आप लिख सकते हो कि sometimes they used to force these forest people to do the बेगार वगैरह फ्री का काम भी करवा लेते थे उनसे। ओके, तो ये थे इम्पैक्ट जो फॉरेस्ट लॉज के विलेजेस के ऊपर पड़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा, सेकेंड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में रहेगा, हाउ वर फॉरेस्ट अफेक्टेड बाय वॉर्स, जो फॉरेस्ट हैं वो वॉर से कैसे अफेक्ट हुए थे, वॉर का इन जंगलों के ऊपर, युद्धों का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। या फिर लैंग्वेज चेंज हो सकती है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड मेजर इम्पैक्ट ऑन द फॉरेस्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया एंड जावा के एग्जाम्पल देते हुए हमें बताना है कि कैसे फॉरेस्ट थे वो अफेक्ट हुए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसमें देखिए, पहले हम इंडिया की बात करेंगे, उसके बाद जावा की बात करेंगे। इन इंडिया वर्किंग प्लान्स वर अबेंडेंट, वर्किंग प्लान्स मीन्स जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के वर्किंग प्लान्स थे वो रोक दिए गए थे एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेम एट द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन इंडिया द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट्स ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स, और इंडिया में क्या किया गया कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्पेशली कट द ट्रीज अनलिमिटेड वेस में, रेकलेसली उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया टू मीट द ब्रिटिश वॉर नीड्स थी, उसको पूरा करने के लिए, यानी कि प्लानिंग धरी की धरी रह गई, जहां पे थी उसी कोने में रह गई। ठीक, जावा की बात करें, इन जावा बिफोर द जैपनीज ऑक्यूपाइड द रीजन द डच फॉलोड ए स्कोर्स्ड अर्थ पॉलिसी, कि जैपनीज जब तक जावा पहुंचे, इंडोनेशिया पहुंचे, उससे पहले डच ने क्या किया, दे फॉलोड द स्कोर्स्ड अर्थ पॉलिसी, जिसको कहते हैं भागो, भस्म करो और भागो। ओके, उन्होंने क्या किया कि बाय डिस्ट्रॉइंग सो मिल्स मतलब आरे की मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ द टीक लॉग्स सो दैट इट वुड नॉट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द जैपनीज, ताकि वो जैपनीज के हाथ ना आए। लॉस किसका हुआ, दोनों इस केस में लॉस हुआ फॉरेस्ट का। ओके, द जैपनीज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर देयर ओन वॉर इंडस्ट्रीज एंड फोर्स्ड विलेजेस टू कट डाउन फॉरेस्ट। इसके साथ साथ जैपनीज ने भी ऐसे ही किया कि दे एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली विदाउट एनी प्लानिंग, उन्होंने भी इसको खूब यूटिलाइज किया। दे ऑल्सो फोर्स द पीपल टू कट डाउन द ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए उन्होंने लोगों को भी काम पे लगा लिया। तो इस तरीके से चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर, फॉरेस्ट है वहाँ पर लार्ज स्केल पे डिफोरेस्टेशन होता है, पेड़ों को काटा जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, हाउ डिड कमर्शियल फार्मिंग लीड टू अ डेक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर एरिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हमें बताना है कि कैसे कमर्शियल फार्मिंग है उसके कारण वन कम होते गए थे, वन सिकुड़ते गए थे। ओके, एक्सप्लेन एनी 5 कॉजेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया अंडर द कॉलोनियल रूल, या फिर हमें बताना है कि इंडिया में कॉलोनियल रूल के ड्यूरिंग उस पीरियड में पेड़ों को काटा गया था, डिफॉरेस्टेशन हुआ था, उसके 5 कारण बताने कि ऐसा क्यों हुआ था। क्लियर, तो आसान सा इजी सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। तो इसमें फर्स्ट है पॉपुलेशन इंक्रीज्ड एंड द डिमांड ऑफ द फूड वेंट अप। फर्स्ट रीजन है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, कई गुना बढ़ गई थी, एंड दैट लीड्स टू द डिमांड फॉर फूड वेंट अप, इसके कारण डिमांड बढ़ गई थी, एंड फॉर दैट पर्पस द फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड,
लार्ज लेवल पे जो फॉरेस्ट एरिया था उसको साफ किया गया और किस में बदल दिया गया, एग्रीकल्चर लैंड में। पहला ये रीजन था। सेकंड कॉज था ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कमर्शियल क्रॉप सच एज द वीट हो गया, शुगर केन हो गया, लाइक दैट। इस टाइप की कमर्शियल क्रॉप के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाया गया एंड अगेन फॉर दैट पर्पज फॉरेस्ट एरियाज वर क्लियर्ड, फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर कर दिया गया। थर्ड था फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। The Britishers, they were not collecting, they were not getting any type of the income or the taxes from the forest area. उनसे वो नहीं, ना तो इनकम हो रही थी ना वो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। सो फॉर देम दीज वर द अनप्रोडक्टिव, उनके लिए वो अनप्रोडक्टिव थे, दैट्स वाई दीज वर क्लियर्ड। उन्हें लगा कि भाई साफ करो, इनसे कौन सा हमें टैक्स मिल रहा है। ओके, एक ये भी रीजन था। फोर्थ, द स्प्रेड ऑफ द रेलवेज फ्रॉम 1850s, 1850 से रेलवे का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है एंड दैट लीड टू द डिमांड ऑफ द वुड फॉर द स्लीपर्स के लिए डिमांड बढ़ जाती है एंड फॉर दैट पर्पज टू अगेन बलि चढ़ती है फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट एरिया क्लियर कर दिए जाते हैं। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसपेयरिंग। अर्ली 19th सेंचुरीज की बात करें तो वहाँ इंग्लैंड में जो ओक के फॉरेस्ट है वो गायब होने शुरू हो गए एंड दिस क्रिएटेड ए प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी, बिकॉज शिप जो बनाए जाते थे वो टीक से, इसी ओक से बनाए जाते थे, तो वहाँ पे लकड़ी की कमी हो गई एंड अगेन क्या किया गया कि वी बिगेन टू सप्लाई द टीक और द साल वगैरह जो भी थे, इन वुड को हमने सप्लाई करना शुरू कर दिया। कहाँ से? फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ओके, इससे भी बलि चढ़ी फॉरेस्ट की। एंड नेक्स्ट है एमरजेंस ऑफ द प्लांटेशन फार्मिंग। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स इंक्रीज द प्लांटेशन फार्मिंग सच एज द टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन को इंक्रीज किया गया एंड फॉर दैट पर्पज टू अगेन द फॉरेस्ट वर क्लियर्ड, इसके लिए भी फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया था। तो ये कुछ कॉजेज थे जिसके कारण अपने यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है, ये कुछ कॉजेस थे जिसके कारण हमारी जो फॉरेस्ट एरिया है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यकीन मानिए यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे। अच्छे से समझिएगा, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होते हैं तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन के साथ आराम से इसको लिख पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर हम बात करें क्लास 9 सोशल साइंस की, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऑलमोस्ट आ चुके हैं। 1 या 2 चैप्टर रहते हैं, वो इसी वीक में पब्लिश कर दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये सीरीज़ हेल्पफुल लगती है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, छोटे छोटे कमेंट्स जो करते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं, इंक्रेज करते हैं। एक फीडबैक भी मिल जाता है कि हाँ, ये सीरीज़ आपको नीड है, आपके लिए हेल्पफुल है, और मन करे, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए कीजिए। इसके साथ साथ आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम का चैनल बना हुआ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपको डाउट्स होते हैं, कुछ पूछना होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रिप्लाई दूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।